तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गवर्नमेंट जॉब मास्टर चैनल पे। दोस्तों जैसे कि हम अपना फाइनेंस से कोर्स कर रहे थे, हमने यूनिट 3 के पार्ट 5 तक कर लिया था। अभी मैं आपके और 4-5 लेक्चर्स लूँगा मैक्सिमम, जिससे आपका यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बॉबी सर का बस एक लेक्चर बचा है फाइनेंशियल रेशियोज़ पे, जिससे कि आपका यूनिट 4 जो कि आपका फाइनेंस पूरा कंप्लीट करा देगा। उसके बाद हम ये भी सोच रहे हैं दोस्तों, आप लोग जब मैनेजमेंट और ईएसआई की सीरीज़ भी लाए आगे, तो दोस्तों पर इसके लिए आप लोग का हमें प्यार देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन है। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो कोर्स है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि जो लोग होता है आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी ढंग से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास अच्छे मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते, वो जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाए। हमारा मेन मकसद यही पे है। तो दोस्तों बिना देरी किए दोस्तों आज का लेक्चर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको एफआरबीएम वगैरह सब कुछ इस बार क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलिए चालू करते हैं। तो अपना आ गया है। सबसे पहले एफआरबीएम के पहले, एफआरबीएम तो है पर उसके पहले आप ये देख लो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, एक्सपेंडिचर करना है, डेवलपमेंट करना है, तो एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास होता है कि वो आरबीआई से पैसा ले ले। ठीक है, आरबीआई से पैसा ले ले लोन पे, और वो वही पैसे को एक्सपेंडिचर में लगा दे ताकि कंट्री की डेवलपमेंट ग्रोथ वगैरह हो पाए। पर क्या ये ऑप्शन अच्छा है? हाँ, एक लिमिट तक ठीक है। बट अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लेने लग जाए आरबीआई से और डेवलपमेंट में लगाने लग जाए, तो इसका नुकसान भी होता है। जो आने वाली गवर्नमेंट होती है दोस्तों, उनके ऊपर एक बर्डन आ जाता है क्योंकि ये लोन तो चुकाना है उन्हें। आपने अगर किसी से बैंक से पैसा लेके घर बना भी लिया, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बैंक आपको फ्री में पैसा दे दिया। आप उस बैंक को लोन तो चुकाते हैं ना। सेम गवर्नमेंट के साथ भी ये इशू है। गवर्नमेंट अगर आरबीआई से पैसा लेती है, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि गवर्नमेंट को अब आरबीआई को पैसा नहीं देना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट को भी पैसा देना होता है। अब गवर्नमेंट का टेन्योर आप जानते हैं हमारे इंडिया में 5 ईयर्स का रहता है। अगर बाय चांस 5 ईयर्स के बाद कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो ये जो है वो उसके ऊपर चला जाता है। तो ये जो डेफिनेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन है, आरबीआई से लोन लेना, उसके बाद आपको डेवलपमेंट करना, ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डेफिनेट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स दी गवर्नमेंट fails to mobilize adequate resources. In this situation, the government use the option of deficit financing. ठीक है, और इसके आगे लिख दो, इन दी ऑप्शन ऑफ deficit financing, if the option of deficit financing is not utilized, the government ends up compromising on growth targets. समझे इसका मतलब? अगर गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग इस्तेमाल नहीं की, तो उसके कुछ ग्रोथ टारगेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पैसे ले नहीं रहे। किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर आपको ग्रो करना है, तो डेफिनेटली आपको खर्चा भी करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में खर्चा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आप एक बिजनेस को रखे रहिए, उसके एसेट्स लेंगे, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, बार बार इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए खर्चा तो लगेगा ही ना। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होता है जो इन्वेस्टमेंट करना अच्छे से जानता हो और वो इन्वेस्ट करता रहता है। ठीक है, तो वही है इसमें कि अगर गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं ली अगर सही टाइम पे,
तो उसको ग्रोथ टारगेट उसके हैम्पर हो सकते हैं। इसका मतलब यही है। तो गवर्नमेंट डज डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय बोरोइंग एंड मिंटिंग न्यू करेंसी। ठीक है, अब हम लोग FRBM के एक्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है ये FRBM एक्ट 2003। इसका फुल फॉर्म लिख लो आपको, एक मिनट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। इसके फुल फॉर्म से दोस्तों आप ये समझ पा रहे होंगे कि कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए फिस्कल के एस्पेक्ट में, और बजट को मैनेज करना है। इसके फुल फॉर्म से थोड़ा बहुत आपको क्लियर तो हो रहा है कि भाई हाँ, ऐसा कोई एक्ट है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो 2003 में क्या हुआ भाई, एक टारगेट बनाया कि हमें अपना जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट आपने पार्ट 5 में देखा होगा। फिस्कल डेफिसिट हमने काफ़ी सारे डेफिसिट्स कवर किए थे, उसमें से एक फिस्कल डेफिसिट था। तो जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना है, फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी है फिस्कल ऑपरेशंस में वो अचीव करना है, इकोनॉमी को स्टेबल करना है, ग्रोथ करना है अपने इकोनॉमी में। तो बेसिक जो पर्पस था FRBM एक्ट का वो यही था। ठीक है, उसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स या प्रोविजंस भी टारगेट किए थे कि हमें 2008 या 2009 तक 3% फिस्कल डेफिसिट लानी है। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, जितना भी फिस्कल एक्सपेंडिचर है माइनस फिस्कल एक्सपेंडिचर, जितना आपने गवर्नमेंट ने स्पेंड किया वो आपकी अर्निंग से ज़्यादा है, और निकालते कैसे अपॉन आपकी टोटल GDP कितनी हो गई, वही होता है फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज। तो जो परसेंटेज है 2008 या 2009 में वो हमें 3% करना है। तो इसके लिए हमें 0.3% हर साल का टारगेट रखना पड़ेगा। 2003 से लेकर 2008 तक रिड्यूस करना होगा। वैसे ही इन्होंने रेवेन्यू डेफिसिट में भी कहा कि हमें रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें 0.5% GDP रिड्यूस अगर हर साल करेंगे तो हम लोग का फिस्कल हम लोग का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे उनके कुछ प्रोविजंस थे। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, 2008 के टाइम में आप जानते हैं US इकॉनमी डाउनफॉल हो गया, इसका इम्पैक्ट्स इंडिया में भी आ गया। तो जो टारगेट्स थे, ठीक है, जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो पाए। तो उसके बाद क्या हुआ भैया, आपने जो टारगेट सेट किया वो अचीव नहीं हो पाए। फिर NK सिंह की कमेटी बैठाई गई। फिर NK सिंह की कमेटी ने कहा कि चलो हम कुछ प्रोविजंस लाते हैं कि आपको अपने GDP को, फिस्कल डेफिसिट को 3% रिड्यूस करना है 2020 तक, मार्च 2020 तक आपको 3% रिड्यूस करना है। फिर 2021 में 2.8% तक लाना है उसे, फिर 2023 तक 2.5% तक ले आना है। तो ये आपका FRBM एक्ट इतना ही है। समझ गए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 FRBMA is an act of क्या है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू institutionalized financial discipline, reduce
इंडियाज फिस्कल डेफिसिट, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना, रिड्यूस करना फिस्कल डेफिसिट को, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव जो मैक्रो, इम्प्रूव करना मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट एंड ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फंड्स by moving towards a बैलेंस्ड बजट। ठीक है, इसके 2003 वाला एक्ट है ये अभी, FRBM एक्ट 2003 ऑब्जेक्टिव्स। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं दोस्तों, यूपीएससी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आरबीआई ग्रेड बी में डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इसका इंपॉर्टेंस। तो इसका शॉर्ट नोट लिखने आ सकता है आपको, तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे कल के लेक्चर से अलग कर दिया पार्ट 5 से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऑब्जेक्टिव्स क्या थी? रिडक्शन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, अचीव लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फिर ट्रांसपेरेंसी इन फिस्कल ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इसके दोस्तों कुछ मेजर प्रोविजंस थे, प्रोविजंस जो आपको मैंने अभी बताया कि 2008 और 2009 तक फिस्कल डेफिसिट को 3% तक रिड्यूस कर देंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2003 के हर साल के बाद 0.3% ऑफ द जीडीपी का रिडक्शन टारगेट हमें तय करना होगा। फिर रेवेन्यू डेफिसिट को भी रिड्यूस करना है 2008-2009 तक, तो हमें 0.5% ऑफ जीडीपी हर साल काटनी होगी, और बोरोविंग्स को कम करनी होगी। ठीक है, टेम्प्रेरी बोरोविंग ले लो, लेकिन भाई बोरोविंग्स कम करना पड़ेगा, आरबीआई से बोरोविंग कम करनी पड़ेगी। ठीक है, यही सब है। अब ये लिख लेते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेजर प्रोविजंस ऑफ FRBM एक्ट 2003। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, दी FRBM rule set a target reduction of fiscal deficit to 3% of GDP by 2008 to 2009. This will be realized with an annual reduction annual reduction target of 0.3% of GDP
per year by year by the गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 3% का टारगेट था फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने का। ये परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हो गया, फिस्कल एक्सपेंडिचर माइनस फिस्कल अर्निंग्स रेवेन्यू अपॉन जीडीपी इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज का फॉर्मूला भी लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर आप लिख दो रेवेन्यू डेफिसिट, has to be reduced by 0.5% of GDP per year with complete elimination by 2008 to 2009। ठीक है, the government shall end its borrowing from the RBI except for temporary advances। ठीक है, the RBI was supposed to not subscribe to the primary issues of the central government securities after 2006। ठीक है, ये मेजर प्रोविजंस थे दोस्तों। ये सब बढ़िया आराम से इसको नोट्स आप मेरे साथ साथ बनाते रहिए, आपका डेफिनेटली ये टॉपिक बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 2008 में चीज़ें अचीव नहीं हो पाई, यूएस इकोनॉमी डाउनफॉल आया था तो पूरी चीज़ें अचीव नहीं हो पाई। तो उसके कारण क्या हुआ, एनके सिंह कमेटी को बोला गया भैया आप आ जाओ और अब आप सब देखो, संभालो सिचुएशन को, कैसे क्या करना बताओ आप। तो एनके सिंह कमेटी आ गई ऑन FRBM एक्ट। ठीक है, लिख लो इसके बारे में भी, एनके सिंह कमेटी that was set up in 2016 to review the FRBM Act, recommended that the government must target a fiscal deficit of 3% of the GDP in the years up to 2020 31st March। फिर subsequently cut it to 2.8% in 2020-2021
2.5% बाय 2023। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। FRBM के बारे में अगर आपसे कोई पूछे या कोई शॉर्ट नोट आए तो इतना आपको लिख के आ जाना है या टाइप करके आ जाना है। आपका यहाँ तक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग, आपको याद होगा दोस्तों, डिजिटल इंडिया के बारे में थोड़ा सा बच गया था, और ई गवर्नेंस के एडवांटेजेस और चैलेंजेस, यूजुअली चैलेंजेस और एडवांटेजेस बच गए थे जो हमने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट नहीं किए थे। तो वो भी हम इसी लेक्चर में देख के अपने एंड की ओर बढ़ जाएंगे। तो अब हम लोग चालू करते हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, भाई डिजिटल इंडिया क्या है? गवर्नमेंट सिटीजन्स के बीच में इंट्रैक्शन का एक मीडियम है थ्रू डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। बस इतना सा डिजिटल इंडिया। तो लिख लो, माय गवर्नमेंट एम्स टू establish a link between government and citizens towards meeting the goal of good governance। ठीक है, it encourages citizens, एक मिनट, encourages citizens as well as people abroad to participate in various activities, that is do, discuss, poll, talk, blog, etc। इनिशिएटिव्स देख लो इसके दोस्तों। इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, इसमें देख लेते हैं। एक एजुकेशन के ऊपर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। एजुकेशन में इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं। एक हो गया अपना डिजी लॉकर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें स्टूडेंट सिटीजन्स अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कहीं से भी। ठीक है, लिख लो, serves as a platform to enable citizens to securely store and share their documents with service provider who can directly access them electronically। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी लिख लो, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है बच्चों को। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल
दोस्तों ये जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थिंग्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज आरबीआई क्या देखेगा आपका कि अगर आपने कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दिए हैं, तो आपका काम बन जाएगा। और आपको मेन यहीं पे खेलना है। यू हैव टू यूज सेवरल गुड कीवर्ड्स इन योर आंसर्स एंड इट विल हेल्प यू in gaining maximum marks, in scoring maximum marks. तो you have to do, you have to play like that. तो इसीलिए, और मैं लिखवाता इसलिए हूँ कि बच्चे लोग की हैबिट होती है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इग्नोर कर दो, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाएंगे। पर आप खुद सोचो कि 300 में 200 डिस्क्रिप्टिव है, 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल फॉर द डिस्क्रिप्टिव, that is for the 200 marks, definitely I know you will secure good marks in objective as well, because if you are preparing for descriptive, you understand a topic in a greater depth, and that is what required to crack any of the exams, and especially RBI, where the most of the candidates who know the answer, still they can't able to crack this exam, still they can't able to write or convey their thoughts. Why? Because उन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, समझे? तो चलो, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी देख ही लो आप। प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन and disbursement of scholarship to students under any scholarship scheme। ठीक है। और स्वयं करके भी एक है, वो भी लिख ही लो। स्वयं ऑनलाइन जो भी गवर्नमेंट की कोर्सेस है, एजुकेशन कोर्सेस है, वो बच्चों तक हर जगह पहुंच पाए अच्छे से, इंक्लूसिविटी बढ़ जाए। आई ऑलवेज यूज दिस टर्म बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टर्म विच यू कैन यूज एवरीवेयर। इंक्लूसिविटी याद ही रख लेना, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वैसे, हमारे डिक्शनरी में ये टर्म होना चाहिए, और गवर्नमेंट की डिक्शनरी में, क्योंकि ये टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपकी जो भी स्कीम्स हैं, आप चाहते हैं कि हर जगह पहुँचे वो। सर मैं खुद चाहूँगा कि मेरे वीडियोस मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुँचे, तब मैं इंक्लूजन बढ़ाना चाहता हूँ अपने वीडियोस का, ताकि लोग एजुकेट हों। तो स्वयं पोर्टल भी कुछ उसी तरह का है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनकी जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, एजुकेशन है, वो हर एक क्लासरूम में पहुँचे, हर एक लोगों तक पहुँचे। इंक्लूड्स मैसिव ऑनलाइन open courses for leveraging e-education। ठीक है। It provides a platform that facilitates hosting of all the courses taught in एक मिनट in classroom from class 9 till postgrad to be accessed by anyone
एनी वेयर एट एनी टाइम। ठीक है, समझ में आ गया। एजुकेशन प्रोवाइड करो, कोई भी एक्सेस करे कहीं भी, किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त। ठीक है, और एक आप पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। देखो इससे आपके थोड़े बहुत स्कीम्स भी हो जा रहे हैं। स्कीम्स का भी हम कुछ करेंगे डेफिनेटली, टेंशन मत लो। प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान aims to make 6 crore people in rural India digitally literate। गांव के जो बच्चे हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको मोबाइल इंटरनेट यूज़ कराना का मेन काम है। डिजिटली लिटरेट बने उन लोग। लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। डिजिटल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल इंक्लूजन ऑफ आवर कंट्री। इफ यू वांट टू सो एंड रीप द बेनिफिट्स of development in the rural India, then the digital literacy plays a key role in that. So इसका नाम है, अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता करना, वो अभियान चलाना। ठीक है, आप डिजिटल से साक्षरता करें, मतलब उसे हथियार दें ताकि वो यूज़ कर पाए। ऐसा आप याद रख लीजिए इसको। ठीक है, हेल्थ में भी कुछ इनिशिएटिव है, बिल्कुल है। हेल्थ में ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ORF बोलते हैं इसको, ORF। इसमें अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े। ठीक है, तो लिख दो an initiative to facilitate the patients to take online OPD appointments with government hospitals. This also covers patient care, laboratory services, and medical record मैनेजमेंट। ठीक है, सॉरी फॉर माई राइटिंग दोस्तों, लेकिन क्या ही करें यार। जब मैं छोटा था तो टीचर्स लोग बोलते थे, यार अक्षय तुम बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर नहीं कर पाओगे, तुम्हारी राइटिंग बहुत ख़राब है। तो मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करता था। यहाँ भी राइटिंग ख़राब ही बन रही है। उस टाइम मैं बहुत लिखा, इतना लिखा कि एटलीस्ट लोगों को समझ में आने लग जाए, तब लिखे, लोगों को समझ में आया। मेरे बोर्ड्स में नंबर भी अच्छे हैं, 91.6% आए मेरे 12th में। पर अब लिखने की हैबिट वापस छूट गई मेरी भी, है ना। SSC एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। Tier 3 था, बस उसमें लिखते थे, बट बाकी ऐसा कभी ज़रूरत पड़ा नहीं, तो वापस से राइटिंग बहुत ख़राब हो गई। तो यही रीज़न है दोस्तों, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से।
बट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं जब बोलता हूँ तो एटलीस्ट आप अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो जो मैं बोलता हूँ उससे सुन के ही आप लिख लीजिए, ठीक है। तो अब इतने काफ़ी इनिशिएटिव्स डिजिटल इंडिया के, ठीक है, ज़्यादा इतना इसमें ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक बच गया था इसलिए मैंने करवा दिया। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोल देते हैं, देख लेते हैं, फिर ये यूनिट पूरा, ये यूनिट इन द सेंस ये टॉपिक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, वो तो मज़ा आएगा। वो ऐसा टॉपिक है दोस्तों इन्फ्लेशन का कि वो आपकी इकॉनमी में भी सेम टॉपिक है, वो सेम टॉपिक्स है। एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का एडवांटेजेस क्या हो सकता है। तो एडवांटेजेस दोस्तों क्या हो सकते हैं, चीज़ें काफ़ी तेज़ हो जाएगी। जैसे पहले जब आप लोग को, लोग क्या करते थे, कुछ मैसेज भेजना हो तो खत लिखते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, कबूतर जाता था चिट्ठी दे के आता था, ठीक है, जब पोस्टमैन जा रहा है चिट्ठी दे के आ रहा है, लोग वेट कर रहे हैं। बट अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको कुछ भी स्कीम्स बतानी हो, लोगों तक अवेयरनेस फैलाना हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में डालो, इंटरनेट, फ़ोन, सेलफोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डालो चीज़ें, लोग देख लेंगे, बढ़िया। स्पीड बढ़ चुकी है, कॉस्ट भी रिड्यूस कह सकते हो एक हद तक, क्योंकि आपका पेपर वर्क काफ़ी कम हो चुका है, चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, इंटरनेट तो है ही, उतना महंगा है भी नहीं, थोड़ा चीपर ही है। ट्रांसपेरेंसी चीज़ों में बढ़ चुकी है, आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सी फाइल्स कौन कहाँ कब भेजा है, चीज़ें काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो डेफिनेटली, अगर आपने कुछ फाइल किया हुआ है या कुछ केस आपके तरफ जा रहा है, कि वो डिपार्टमेंट में गया है कि नहीं, उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक वो फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं, चीज़ें आपकी मूव कर रही है कि नहीं। जैसे अगर आप खुद देखिए, जब आप कुछ भी ऑर्डर मंगाते हैं, आप ये ट्रेस कर पाते हो, आप ये ट्रैक कर पाते हो कि चीज़ें सही कहाँ पे अभी हमारा हमारा ऑर्डर है, वो कहाँ पे कब तक आएगा, कब डिलीवर होगा, हमें पता होता है कि कौन से स्टेप में है। जितने भी स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 में, 2 में, 3 है, 4 है, 5 है, कौन अकाउंटेबल है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन ज़्यादा वो है, तो अकाउंटेबिलिटी भी डेफिनेटली बढ़ जाती है। फिर इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली इंफॉर्मेशन का एक्सेस हमारे पास ज़्यादा आ जाता है, सिटीजन को पता होता है कि उनको डिसीजन मेकिंग दिखती है, डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं कि क्या 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 गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, ठीक है, और उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, गवर्नमेंट साइट्स में वो देख पाते हैं कि अच्छा ये करने से ये होता है, ऐसा ऐसा। तो ये जो एडवांटेजेस है ईजी ही है ना। तो हम लोग इसको डिटेल में तो नहीं, मेजर पॉइंट्स लिख देते हैं। स्पीड, सेकेंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, एक है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंक्रीज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एडवांटेजेस, अब चैलेंजेस भी होंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो है दोस्तों, डिजिटल लिटरेसी काफ़ी कम है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिजिटल लिटरेसी, क्या था वो, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ऐसे अभियान लाने पड़ेंगे क्योंकि लोग अभी तक उतने लिटरेट नहीं है, वो पता नहीं है कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। वी आर प्रिविलेज्ड दैट वी हैव ऑल दिस फैसिलिटीज़, वी हैव अ गुड एंड सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस, we have tabs, we have mobiles, we have got a good access to education, but there are people who didn't get all this facility. They're still backward, they're still living in one of the most rural part of the country where things are not quite easy for them. चीज़ें आसान नहीं है दोस्तों उनके लिए, उनके पास, उनको पता ही नहीं होता कि मोबाइल क्या है, उनको ये पता ही नहीं इंटरनेट क्या है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आपको सबको बताना कि भाई ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, चेंज हो, प्रोसेस को समझो, अपनाओ। तो डिजिटल इलिटरेसी को कम करना या डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है।
लिख दो यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी लेस। ठीक है। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ को अच्छे से लाना इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ इनिशिएटिव्स लेते हो, भारत नेट, सौभाग्य, तो इसमें आपको इंटरनेट के लिए भी आपको बहुत सारी टावर्स, लाइंस, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स सबको इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना होगा, रेल्स का कंस्ट्रक्शन करना होगा डेवलपमेंट के लिए। सप्लाई चेन को इन्हांस करने के लिए आपको वापस अच्छा कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा, जैसे कि ब्रिजेस बनाए, आपको ट्रेन्स लाए। तो ये सब चीज़ फ्री में तो आती नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑन मेकिंग गुड डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर is one of the major challenges which the government faces। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा चेंजेस होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप तो जानते होंगे दोस्तों, साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। डेटा ट्रांसपेरेंसी, डेटा सिक्योरिटी के बारे में लोग काफ़ी बात करते हैं। काफ़ी सारे रोल्स भी हैं आजकल तो, जो डेटा सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, रैंसमवेयर, वायरस, ये सब प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें काफ़ी सारी है। उस पर हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर आपका डेटा इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग विच एनी वन कैन हैव। अगर आपका डेटा लीक हो जाता है गलती से, तो आप बहुत सफ़र कर सकते हो। आपने देखा होगा कितने फ्रॉड्स होते हैं आपके डेटा के कारण। अगर आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स कहीं पहुंच गई तो आपका अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। आजकल तो वो OTPs लोग भेजने लगे हैं। आजकल लिंक्स आती है, आप लिंक में क्लिक करें, आपके पैसे गायब हो जाएंगे। तो डेटा सिक्योरिटी स्टेक पे है काफ़ी ज़्यादा। और अगर आप जब डिजिटल चीज़ों की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन दी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इज द सिक्योरिटी इशू। तो आपको सिक्योरिटी बढ़ाने के पर्पस, सिक्योरिटी बढ़ाना का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा। सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। तो सिक्योरिटी तो है। फिर आप होते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। चेंज इज द मोस्ट, व्हाट यू कैन से, चेंज ही ऐसा चीज़ है दोस्तों जो इस दुनिया में परमानेंट है। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग दैट इज देयर, दैट एग्जिस्ट इन आवर लाइफ। अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं कोई क्लास ले रहा हूँ, तो भाई सामने वाले बच्चे आप लोग पीछे चले जाओ, पीछे वाले बच्चे आप लोग आगे आ जाओ। तो आपने सुना होगा ये क्लास में बच्चे लोग भी बोलते हैं, अरे मैम, अरे सर, क्या यार, क्यों? लोग आपस में गाली देते हैं, अरे यार क्यों जा रहे हैं यार, क्या नाटक है यार ये। लोगों को चेंज करने का मन नहीं होता। चेंज करना बहुत टफ भी होता है। आप अगर कोई, आपको अगर हैबिट हो चुकी है एक टाइम में सोने की, तो आपको मैं बोलूँगा भाई कल आपको थोड़ा जल्दी सोना है या कल आपको थोड़ा लेट सोना है, तो तकलीफ होती है, चेंज करने का मन नहीं करता यार, नहीं ना यार, छोड़ो ना, जाने दो ना यार। होता है कि नहीं होता है? ज़रूर होता होगा। तो वैसे ही जब आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हो दोस्तों, चीज़ों का प्रॉपर शिफ्ट करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म में चीज़ों को लाते हो, तो चेंज करना इतना आसान नहीं होता। चेंज चेंज में लोग सोचते हैं यार हम तो पुराने वाले तरीके से ही बेटर था, तो वही चेंज लाना मुश्किल होता है। तो यही सब था दोस्तों, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लिटरेसी, रेजिस्टेंस टू चेंज। तो ठीक है दोस्तों, आई गेस आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स में भी, साथ में फिनेंस में भी। WPI CPI के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इन्फ्लेशन के टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया अच्छे से, तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि आपका RBI ग्रेड बी फेज 2 की तैयारी इस प्लेटफॉर्म से बेटर, वो भी फ्री वे में
फ्री में आपको इससे अच्छी तैयारी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के साथ लिख रहा हूँ, मैं खुद आपको लिख के बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो रही है आपके यहीं पर, ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कहीं प्रैक्टिस ना करना पड़े करके मैं खुद ये मैंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है पढ़ाने का। मैं भी लिख लिख के आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, फिर आपको लिख के समझा देता हूँ। और आप खुद भी लिखते होंगे, आप एक बार एक्सप्लेनेशन सुनते हैं फिर आप लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें भी और आसान हो जाती हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, एक बार आपने लिख लिया, इसको बस संडे को रिवाइज कर लेना। आपका पूरा फाइनेंस, इतनी अच्छी प्लेलिस्ट हमने निकाल रखी है दोस्तों। आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी प्लेलिस्ट, वो भी फ्री में, इतने अच्छे से समझा के कोई नहीं दिया होगा, है ना। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि कुछ भी डाउट है, कुछ भी सजेशन अगर मुझे देना हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए मुझे। मैं कमेंट को बहुत अच्छे से लेता हूँ, बहुत अच्छे से रिप्लाई सबका करूँगा, टेंशन मत लो उसका। कोई भी डाउट हो, अगर आपको करियर काउंसलिंग भी करवानी है मुझसे, तो डेफिनेटली आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको अपना लिंक्डइन दे दिया है, अपना इंस्टाग्राम दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी लगे, कुछ भी काउंसलिंग या कुछ भी करियर रिलेटेड कुछ भी डाउट हो यार, ज़िंदगी से रिलेटेड भी डाउट अगर आ रहा होगा, तो भाई मुझे मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके डाउट को अच्छे से लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ, क्योंकि अब मेरी क्लास है, अब मुझे निकलना होगा। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।